अबे वो पुरुष काम करता है 2 बार और लड़ता है बहुत बार। सिंपल सा एक सेंटेंस है, आपको इसे याद रखना है, इस ट्रिक को, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राइंडिंग सक्सेस चैनल पर। आज इस वीडियो में हम हिंदी के चैप्टर समास के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, समास। तो इसके बारे में देख लेते हैं। समास, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? सबसे पहले समास का शाब्दिक अर्थ समझते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्तीकरण करने की प्रक्रिया या संक्षेप। समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? संक्षिप्तीकरण करने की प्रक्रिया या संक्षेप, यानी कि किसी चीज को छोटा करना, किसी चीज को कम शब्दों में बोल देना, है ना। संक्षेप यानी उसका छोटा कर देना, उसके रूप को छोटा कर देना। इसका समास का संधि विच्छेद क्या होगा? समास बना है सम धन आस, सम धन आस शब्दों से, सम धन आस। समास बना है सम धन आस शब्द से। सम का मतलब क्या है? सम का मतलब होता है साथ, साथ। आस का मतलब होता है बैठाना, बैठना या बिठाना, ठीक है। सम का अर्थ है साथ और आस का मतलब होता है बैठना, यानी साथ बैठना। ये समास का संधि विच्छेद हो गया। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। संक्षिप्तीकरण करने की प्रक्रिया कैसे? जैसे देखिए, जैसे राजा, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, इसे संक्षेप में हम कैसे लिखेंगे? कम शब्दों में इसका संक्षिप्तीकरण कैसे करेंगे? तो इसे लिख देंगे हम राजपुत्र, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये इसका संक्षिप्तीकरण हो गया, मतलब हमने इसे शॉर्ट करके लिख दिया। राजा का पुत्र ना लिख के हमने राजपुत्र लिख दिया। तो यही है समास, ठीक है। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। समास की परिभाषा, जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं, तो इस प्रक्रिया को समास कहते हैं, ठीक है। यह इसकी परिभाषा हो गई। 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर जब एक नया शब्द बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे देखिए, प्रेम का सागर, जैसे ही लिखा है प्रेम का सागर, प्रेम का सागर। अब हम इसे संक्षेप में कैसे लिखेंगे? अब हम इसे लिख देंगे प्रेम सागर, प्रेम सागर। तो इसका क्या हो गया? संक्षिप्तीकरण हो गया, यानी कि हमने इसे प्रेम का सागर न लिख के इसे संक्षेप में लिख दिया प्रेम सागर। यही है समास, ठीक है। जैसे शोक से ग्रस्त यानी शोकग्रस्त, राजा का पुत्र राजपुत्र। तो ये सभी क्या है? ये सभी समास है। इन्हें संक्षेप में लिख देना ही समास है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं समास के भेद। समास के कुल 6 भेद हैं, ठीक है। इस चीज को आपने ध्यान रखना है। समास के कितने भेद हैं? समास के 6 भेद हैं। कौन कौन से हैं? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो ये क्या है? ये 6 समास के भेद हैं, ठीक है। अब इनको याद करने की ट्रिक क्या है? देखिए, जैसे अव्ययी भाव, अबे एक सिंपल सा सेंटेंस है, अबे ये पुरुष, कर्म मतलब काम करता है द्विगु का द्वि मतलब 2, काम करता है 2 बार। और उसके बाद कौन सा है? द्वंद्व का मतलब होता है मतभेद होना, लड़ाई होना, द्वंद्व होना आपस में। तो उसमें क्या होगा? द्वंद्व मतलब लड़ना। और उसके बाद बहुव्रीहि का बहुत बार, ठीक है, बहुत बार। तो ये सिंपल सी ट्रिक है। देखिए, एक सेंटेंस है, इसे ऐसे याद रखिए, अबे वो पुरुष काम करता है 2 बार और लड़ता है बहुत बार। सिंपल सा एक सेंटेंस है, आपको इसे याद रखना है, इस ट्रिक को, ठीक है। अबे ये पुरुष काम करता है 2 बार और लड़ता है बहुत बार। सीधे सी बात है, आप 4-5 बार इसको बोलोगे, आपके दिमाग में आ जाएगा। अबे ये पुरुष काम करता है 2 बार और लड़ता है बहुत बार। तो अब देखिए, अबे से अव्यय भाव समास, पुरुष से तत्पुरुष समास, काम से काम मतलब कर्मधारय समास, 2 से 2 मतलब संख्यावाची है ना, तो द्विगु समास, लड़ना मतलब मतभेद है, द्वंद्व समास,
बहुत बार मतलब बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो ये सिंपल सी ट्रिक है जिससे आपको ये याद रहेगा। ठीक है, अबे ये पुरुष काम करता है 2 बार और लड़ता है बहुत बार, ये इसकी एक ट्रिक है। इस सेंटेंस को यदि आप याद रखोगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा समास के जो ये 6 भेद है इनको याद रखने में। ठीक है, अबे ये पुरुष काम करता है 2 बार और लड़ता है बहुत बार। तो अबे ये पुरुष काम करता है 2 बार और लड़ता है बहुत बार। अबे अव्ययी भाव समास, पुरुष तत्पुरुष समास, काम करता है कर्मधारय समास, 2 द्विगु समास, लड़ना मतलब द्वंद्व मतभेद होना द्वंद्व समास, बहुत बार मतलब बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो दोस्तों ये ट्रिक है समास के जो 6 भेद हैं इन्हें याद करने की। आगे देखते हैं अब इनके बारे में। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या है? जिस समास में पहला शब्द या पद प्रधान होता है वह क्या कहलाता है? अव्ययी भाव समास कहलाता है। ठीक है, अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे प्रतिदिन, दिन दिन को हम क्या लिखेंगे? प्रतिदिन। हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष, प्रतिवर्ष। यथासंभव, यथासंभव यानी जितना संभव हो सके। यथाशीघ्र को हम क्या लिखेंगे? जितना जल्दी हो सके। भरपेट, पेट भर के। भरपूर मतलब पूरा भरा हुआ। तो ये क्या है? ये सभी अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। तो देखिए इसके नाम में इसका अर्थ छुपा है, अव्ययी भाव यानी अव्यय। अव्यय का इसमें प्रयोग होने वाला है, अव्यय शब्दों का इसमें प्रयोग होने वाला है। अव्यय शब्द जो कभी खर्च ना हो, जिनमें कोई परिवर्तन ना आए, जिनमें कोई परिवर्तन ना आए, है ना, जो ज्यों के त्यों बने रहते हैं, अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो अव्यय क्या है? उपसर्ग, है ना, उपसर्ग हो गया, क्रिया विशेषण हो गया, उपसर्ग हो गया, क्रिया विशेषण हो गया, ये सभी क्या है? ये सभी अव्यय हैं। अब देखिए इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे तो जिसका पहला पद उपसर्ग या अव्यय होगा वहां पे क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, उपसर्ग में क्या क्या होंगे? आ उपसर्ग, यथा उपसर्ग, प्रति उपसर्ग, ये क्या है? पूर्व पद में आते हैं। जैसे प्रतिदिन, अब प्रतिदिन में प्रति क्या है? उपसर्ग, तो यहां पे क्या होगा? अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। ठीक है, वैसे ही जैसे आजन्म, आजन्म, आजन्म में क्या है? आ उपसर्ग है। वैसे ही आमरण, आमरण, आमरण में आ उपसर्ग है, तो यहां पे क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, जैसे और देख लेते हैं इसमें प्रतिपल, प्रतिपल में प्रति उपसर्ग है, तो इसमें यहां पे क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, प्रतिक्षण, प्रतिक्षण, प्रतिक्षण में प्रति उपसर्ग है, तो यहां पे क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। तो अव्ययी भाव समास क्या है? जिनका पूर्व पद उपसर्ग हो, जिनका पूर्व पद उपसर्ग हो, ये क्या होगा? अव्ययी भाव समास कहलाएगा वहां पे। ठीक है, इसमें एक और चीज देख लेते हैं, और क्या क्या है। पुनरुक्त शब्द, जहां पे घर घर, जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी, धीरे धीरे, बीचों बीच, साफ साफ, धड़ाधड़, जहां पे ऐसे शब्द आएंगे जहां पुनरुक्ति हो रही है वहां पे भी क्या होगा? अव्यय भाव समास होगा। ठीक है, जैसे घर घर हो गया, जल्दी जल्दी हो गया, धीरे धीरे होगा, बीचों बीच हो गया, साफ साफ हो गया, धड़ाधड़ हो गया, तो ये भी सब क्या है? ये अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। ठीक है, इस चीज को आपने ध्यान रखना है। आगे इसमें आपको और भी क्लियर होगा जब हम द्वंद्व समास पढ़ेंगे अभी, तो इसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास क्या है? तत्पुरुष समास जिस समास में, दोस्तों यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए, जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है, तो वहां पे क्या होता है? तत्पुरुष समास। उत्तर पद मतलब बाद वाला पद, पूर्व मतलब पहला पद। ठीक है, उत्तर मतलब बाद वाला पद और पूर्व मतलब पहला पद। पूर्व पद गौण होता है और उत्तर पद प्रधान होता है, वहां पे क्या होगा? तत्पुरुष समास। जैसे जैसे गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, तो यहां पे क्या होगा? गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, बताया है ना इसमें। इसमें पूर्व पद गौण हो जाएगा और उत्तर पद प्रधान होगा, तो गगन को चूमने वाला, चुंबी चूमने वाला। गृह स्वामी, गृह स्वामी, गृह स्वामी यानी गृह का स्वामी, घर का स्वामी। पाप मुक्त यानी पाप से मुक्त, तो ये सभी क्या है? तत्पुरुष समास के उदाहरण है। अब तत्पुरुष समास के भी 6 भेद हैं।
तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। कौन कौन से हैं? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। तो ये 6 भेद हैं तत्पुरुष समास के। तत्पुरुष समास के ये 6 भेद हैं। आइए इनके बारे में देखते हैं। कर्म तत्पुरुष, आपने कारक तो पढ़े ही होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, तो ये सभी क्या है? कारक। तो कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष में क्या होगा? कर्म कारक की विभक्ति, कर्म कारक की जो विभक्ति होती है ना, कर्ता ने कर्म को, तो को का लोप हो जाता है, को का लोप हो जाता है, वहां क्या होगा? कर्म तत्पुरुष होगा। कर्म कारक की विभक्ति का, कर्म कारक की जो विभक्ति है को, इसका लोप हो जाता है, वहां क्या होगा? कर्म तत्पुरुष होगा। जैसे समस्त पद, ये समस्त पद ये होता है समस्त पद, ठीक है। जैसे विग्रह, गृह यानी घर को आया हुआ, गृह आगत, गृह आगत, घर को आए हुए को क्या बोलेंगे? गृह आगत। तो को का लोप हो गया ना, तो यहाँ पे देखिए को का लोप हो गया। जैसे बोल रहे हैं ना, कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है, तो घर को आया हुआ, गृह आगत, गृह घर को आया हुआ, इसको का लोप हो गया तो गृह आगत। जल को पीने का इच्छुक, तो को का लोप हो गया, जल पिपासु। रथ चालक, रथ को चलाने वाला, रथ को विभक्ति का लोप हो गया तो हो गया रथ चालक। कष्ट भोगी, कष्ट को भोगने वाला, तो को का लोप हो गया कष्ट भोगी। तो ये हो गया कर्म तत्पुरुष, जिसमें कर्म कारक की जो विभक्ति है को, इसका लोप हो रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं करण तत्पुरुष, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो करण कारक की विभक्ति से और द्वारा का जब लोप हो जाता है, वहां पे क्या होगा? करण तत्पुरुष होगा, ठीक है। तो करण कारक की जो विभक्ति है से और के द्वारा, जब इसका लोप हो जाता है, वहां पे होगा करण तत्पुरुष। जैसे जन्मजात, जन्मजात जन्म से उत्पन्न, तो से का जब लोप हो गया जन्मजात। ईश्वर द्वारा दिया हुआ, मतलब ईश्वर दत्त, द्वारा का लोप हो गया। मनगणंत, मन से गढ़ा हुआ, तो से का लोप हो गया तो मनगणंत हो गया। तो ये सभी क्या है? करण तत्पुरुष के उदाहरण हैं। अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित यानी अकाल से पीड़ित। अभी से विभक्ति जो एक करण कारक की विभक्ति है से, इसका लोप हो गया तो हो गया अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, से का लोप हो गया अकाल पीड़ित, ठीक है। तो ये है करण तत्पुरुष के उदाहरण, ये हो गए करण तत्पुरुष के उदाहरण। आगे देखते हैं कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान, अब आ गया संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष, अब संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए, जो संप्रदान कारक की जो विभक्ति है के लिए, इसका जब लोप हो जाता है तो वहां पे क्या होगा? संप्रदान तत्पुरुष होगा, ठीक है। जैसे ये समस्त पद है, ये विग्रह है। देखिए परीक्षा केंद्र, अब परीक्षा के लिए केंद्र, तो के लिए का लोप हो गया तो हो गया परीक्षा केंद्र। रसोई के लिए घर, के लिए का लोप हो गया तो हो गया रसोई घर। वैसे ही सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, के लिए का लोप हो गया तो ये हो गया सत्याग्रह, ठीक है। तो ये हो गया संप्रदान तत्पुरुष और उसके उदाहरण। आगे देखते हैं आपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष में क्या होगा? अपादान कारक की विभक्ति से विलग, ये दोस्तों विलग है, ग, विलग होने का लोप हो जाता है। अपादान कारक की जो विभक्ति है से, इसका जब लोप हो जाता है वहां पे क्या होगा? अपादान तत्पुरुष होगा। जैसे गुणहीन यानी गुणों से हीन, तो से विभक्ति का लोप हो गया गुणहीन। भयभीत, भयभीत, भय से भीत। दोस्तों यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए, ये भय होगा, ये भय से भीत, भीत यानी डरा हुआ, भय से भीत यानी डरा हुआ। तो यहाँ पे से विभक्ति का जब लोप हो गया तो ये हो गया भयभीत। वैसे ही ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, तो से विभक्ति का लोप हो गया तो ये हो गया ऋण मुक्त, ठीक है। तो ये हो गया अपादान तत्पुरुष व उसके उदाहरण, ठीक है। गुणहीन, गुणों से हीन, भयभीत, भय से भीत यानी डरा हुआ, ऋण मुक्त यानी ऋण से मुक्त, से का लोप हो गया, यहाँ भी से का लोप हो गया, यहाँ से का लोप हो गया। तो ये सभी क्या है? अपादान तत्पुरुष के उदाहरण है। आगे देखते हैं
संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष में क्या है, संबंध कारक की विभक्ति। अब संबंध कारक की विभक्ति आपको पता है, का, की, के, ना, नी, ने, ये सभी क्या है, ये सभी संबंध कारक की विभक्तियां हैं। तो संबंध कारक की विभक्ति का, की का लोप हो जाता है, तो वहां पे क्या होगा, संबंध तत्पुरुष होगा। जैसे इसको उदाहरण से समझते हैं, जीवन साथी, जीवन का साथी, जीवन का साथी, अब का लोप हो गया तो हो गया जीवन साथी। गंगा जल, गंगा का जल, गंगा का जल, तो यहाँ पे का विभक्ति का लोप हो गया तो ये हो गया गंगा जल। भारत रत्न, भारत रत्न यानी भारत का रत्न, अब यहाँ पे का विभक्ति का जो ये लोप हो गया है ये हो गया भारत रत्न। ठीक है, तो ये हो गया संबंध तत्पुरुष। आखिरी भेद है तत्पुरुष समास का, अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष क्या है, अधिकरण कारक की विभक्ति में पर, अधिकरण कारक की जो विभक्ति वो क्या है, में और पर, में और पर, ये अधिकरण कारक की विभक्ति है। तो अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का लोप हो जाता है, वहां क्या होता है, अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण कारक की जो विभक्ति है में और पर, जब इसका लोप हो जाता है तो वहां पे क्या होगा, अधिकरण तत्पुरुष। जैसे घुड़सवार यानी घोड़े पर सवार, अब यहाँ पे पर का लोप हो गया ना, पर का लोप हो गया तो ये क्या हो गया, घुड़सवार। शरणागत, शरण में आगत, आगत मतलब आया हुआ, ठीक है, आगत मतलब आया हुआ, तो में का लोप हो गया यहाँ पे, शरण में आगत, में का लोप हो गया शरणागत। वैसे ही आप बीती, अपने आप पर बीती, अपने आप पर बीती, तो यहाँ पे पर का लोप हो गया तो ये हो गया आप बीती, यहाँ पे पर का लोप हो गया तो ये हो गया आप बीती। ठीक है, तो ये तो हो गए दोस्तों तत्पुरुष समास और उसके 6 भेद। ठीक है, ये हो गया तत्पुरुष समास और उसके 6 भेद। कौन कौन से हैं देख लेते हैं शुरू से। तत्पुरुष समास के 6 भेद, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, तो ये हो गए तत्पुरुष समास के 6 भेद। आगे देखते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास तीसरा समास है, जिस समास में पूर्व पद विशेषण हो और उत्तर पद विशेष्य होता है, वहां पे क्या होगा, कर्मधारय समास। पूर्व पद मतलब पहला पद, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। पूर्व मतलब पहला पद, उत्तर मतलब बाद वाला पद। ठीक है, तो पूर्व पद क्या होगा, पूर्व पद यहां पे विशेषण होगा और उत्तर पद क्या होगा, विशेष्य। उत्तर पद विशेष्य, विशेष्य मतलब जिसकी विशेषता बताई जाती है। ठीक है, तो इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे समस्त पद, ये समस्त पद होंगे, इधर ये होगा विग्रह। पीत है जो अंबर, पीत है जो अंबर, तो वो हो जाएगा पीतांबर। ठीक है, पीत है जो अंबर यानी पीतांबर। इसमें क्या बोला था, पूर्व पद क्या होगा, विशेषण यानी विशेषता बताएगा, और उत्तर पद क्या होगा, विशेष्य यानी बाद वाला पद क्या होगा, विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पे पीत है जो अंबर, अंबर क्या है, बाद वाला शब्द, पीत क्या है, प्रथम शब्द, पूर्व शब्द, पूर्व पद, तो पीत मतलब पीला, अंबर मतलब, अंबर का मतलब यहाँ पे कपड़े से है। ठीक है, कपड़े से है मतलब, तो विशेष्य क्या है, अंबर यानी कपड़े की विशेषता बताई जा रही है। कपड़ा कैसा है, पीला, पीतांबर। वैसे ही नील कमल, नीला है जो कमल, अब नीला है जो कमल तो क्या है, पहला शब्द, पहला पद विशेषण बताएगा और दूसरा शब्द या दूसरा पद विशेष्य बताएगा। विशेष्य यानी जिसकी विशेषता बताई जा रही है। जैसे नीला है जो कमल, अब कमल क्या हो गया, विशेष्य, नीला मतलब इसकी विशेषता बता रहा है, तो हो गया ना यहाँ पे कर्मधारय समास, ये विशेषण हो गया, ये विशेष हो गया, यानी नीला है जो कमल, नील कमल। ठीक है, महापुरुष, महान है, महान पुरुष, तो पुरुष क्या है, विशेष्य हो गया, पुरुष से क्या है, विशेष्य हो गया। ये क्या है, उत्तर पद यानी बाद वाला पद। पूर्व पद क्या है इसमें, महान, ये क्या हो गया, विशेषण, पुरुष की महानता बता रहा है, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, कर्मधारय समास, महापुरुष। वैसे ही कमल नयन, कमल नयन, तो नयन क्या हो गया, नयन क्या हो गया, विशेष्य जिसकी
विशेषता बताई जा रही है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है, ये हो गया विशेष्य। कमल यानी इसकी विशेषता बता रहा है, विशेषण यानी कमल के समान नयन, आंखें किसकी समान है, कमल के समान है, तो ये हो गया कमल नयन। ठीक है, तो ये है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होगा, जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य, पूर्व पद क्या होगा, विशेषण, विशेषण, और उत्तर पद विशेष्य। उत्तर पद मतलब बाद वाला पद जिसकी विशेषता बताया जाए। ठीक है, जैसे बताया ना पीतांबर, तो पीत है जो अंबर, जो अंबर, अंबर का मतलब यहाँ पे कपड़े से है। ठीक है, तो विशेष्य क्या हो गया, अंबर यानी कपड़ा, कपड़े की विशेषता बताना ना। पीत है जो अंबर यानी पीला है जो अंबर, पीत मतलब पीला, और पीला क्या है, विशेषण है। पीला अंबर की विशेषता बता रहा है, क्या बता रहा है, ये कपड़ा पीला है, पीला है जो अंबर यानी पीला है जो कपड़ा, पीतांबर। ठीक है, तो ये हो गया कर्मधारय समास। आगे देखते हैं, अब आएगा द्विगु समास। द्विगु समास, द्विगु समास में क्या है, जिसका पूर्व पद संख्यावाचक होता है, यानी पहला पद, जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है, वहां पे क्या होगा, द्विगु समास होगा। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, द्विगु समास। जैसे चौराहा, चार राहों का समाहार, चौराहा, इसमें क्या होगा, संख्यावाची है ना, चौ मतलब चार, चार राहों का समाहार, यहां पे क्या हो जाएगा, द्विगु समास। त्रिफला, तीन फलों का समाहार, त्रिफला, तीन संख्यावाची हो गया ना, तो यहां पे क्या होगा, द्विगु समास। देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। सप्तऋषि, जहां पे आगे संख्या होगी, जिस समास में संख्या होगा, जैसे चौराहा चार, चौ, त्रिफला में तीन, सप्त में सात, सप्त मतलब सप्तऋषि मतलब सात ऋषियों का समूह, अब यहाँ पे सात आ गया ना, संख्या हो गई ना, तो ये हो गया द्विगु समास। सप्तद्वीप, दोस्तों यहाँ पे करेक्शन कर लिए, ये सप्तद्वीप होगा, सप्तद्वीप, सप्तद्वीप यानी सात द्वीपों का समूह, तो आगे ना संख्या, सप्तद्वीप मतलब सात, सात में क्या होगा, द्विगु समास। ठीक है, तो जिस भी समास में संख्या आ जाए, जैसे चौराहा चार राहों का समाहार, त्रिफला तीन फलों का समाहार, सप्तऋषि सात ऋषियों का समूह, सप्तद्वीप सात द्वीपों का समूह, तो ये क्या है, सब संख्याएं हैं। तो ये संख्याएं क्या होगी, इन संख्याओं को जहां पे संख्या दिखे वहां पे द्विगु समास। ठीक है, तो ये हो गया द्विगु समास। आगे देखते हैं, अब आएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, तो समास की ट्रिक क्या होगी, देखिए द्वंद्व समास, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं। ठीक है, दोनों ही पद इसमें प्रधान होंगे, द्वंद्व समास कहलाएगा। जैसे यार दोनों में द्वंद्व है ना, पहला वाला भी प्रधान है, दूसरा वाला भी प्रधान है, क्योंकि दोनों में द्वंद्व हो रहा है ना, पहला वाला झुकने के लिए तैयार है ना दूसरा वाला झुकने के लिए तैयार है, दोनों ही प्रधान बने बैठे हैं। ठीक है, तो इस ट्रिक से ये द्वंद्व समास, यहाँ पे क्या है, दोनों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे अब इसको एग्जाम्पल से समझिए, जैसे रात दिन, रात दिन, रात और दिन एक दूसरे के विपरीत है ना, रात और दिन। सुख दुख, सुख और दुख, ठीक है, सुख और दुख। भाई बहन, भाई और बहन। माता पिता, माता और पिता, इसमें क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के विपरीत है ना, एक दूसरे के अपोजिट है। अब जैसे हाँ, अब एक चीज को यहाँ पे ध्यान रखिए दोस्तों, जैसे आ गया रात दिन, बीच में योजक चिन्ह, सुख दुख, सुख दुख, है ना, भाई बहन, भाई बहन, तो बीच में जहाँ पे योजक चिन्ह दिखे वहां पे क्या होगा, द्वंद्व समास। परंतु अब एक चीज और ध्यान रखिए, ये तो हो गए देखिए द्वंद्व समास के उदाहरण, अब मैं आपको अव्ययी भाव समास के भी यहाँ पे उदाहरण लिख के दिखाता हूं। जैसे रातों रात, ठीक है, जैसे दिन दिन, दिन दिन, ये आ गया है ना, दिन दिन। धड़ाधड़, धड़ा धड़, तो योजक चिन्ह तो इसके भी बीच में है, परंतु एक चीज को ध्यान रखना है, योजक चिन्ह अव्ययी भाव समास के बीच में भी आता है, और जो ये द्वंद्व समास के उदाहरण है, रात दिन, सुख दुख, भाई बहन, इनके बीच में भी योजक चिन्ह आ रहा है। गलती नहीं करनी है, देखो यहाँ पे क्या है, शब्दों की पुनरावृत्ति है, रातों रात, दिन दिन, धड़ाधड़, तो ये सभी क्या है, ये सभी अव्यय भाव समास के उदाहरण है। परंतु यहाँ पे क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, रात दिन, सुख का उल्टा दुख, रात का उल्टा दिन, भाई का बहन, माता पिता। ठीक है, तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है, योजक चिन्ह
देख के ही सिर्फ आंसर पे टिक नहीं करना है, ये भी देख लेना है एक बार कि क्या वो विपरीत है। अगर दिनों दिन आ गया यानी कि जैसे ये आ गया दिन, बीच में योजक चिन्ह दिन, तो इसे द्वंद्व समास मत मार देना, ये अव्ययी भाव समास में जाएगा दिन दिन, क्योंकि इस पुनरुक्त हो रही है, पुनरुक्ति है शब्दों की, ठीक है। जहां पे द्वंद्व का मतलब है एक दूसरे के विपरीत है, जैसे रात दिन, बीच में योजक चिन्ह है, ठीक है। सुख दुख, भाई बहन, माता पिता, ठीक है। तो ये है द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास के बीच का डिफरेंस, इस चीज को आपने ध्यान रखना है। आगे देखते हैं समास का आखिरी भेद, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, अब बहुव्रीहि समास क्या है? जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही अप्रधान होते हैं, मतलब इसमें पहला पद और बाद वाला पद दोनों ही अप्रधान है, यानी दोनों पद ये मिलके जो है किसी तीसरे पद की ही प्रधानता बताते हैं। ये दोनों पद मिलके जो है किसी तीसरे पद की ही प्रधानता के बारे में बात करते हैं। वहां पे क्या होगा? बहुव्रीहि समास होगा। बहुव्रीहि समास मतलब न तो पूर्व पद, न तो पहला पद, न ही बाद वाला पद प्रधान होगा, कोई सा भी इनमें प्रधान नहीं होगा, परंतु ये दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की प्रधानता की ओर संकेत करते हैं, किसी तीसरे पद की प्रधानता के बारे में बात करते हैं। तो वहां पे क्या होगा? बहुव्रीहि समास। जैसे चंद्रमौली, चंद्रमौली, चंद्र है सिर पर जिसके, अर्थात भगवान शिव, अर्थात भगवान शिव। तो बन गया ना, किसी तीसरे शब्द की और किसी तीसरे शब्द की प्रधानता के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। जैसे चंद्र और मौली मिले, तो चंद्र है सिर पर जिसके, तो भगवान शिव, भगवान शिव। दशानन, दस है आनंद जिसके, आनंद का मतलब होता है मुख, ठीक है, आनंद मतलब होता है मुख। दस है आनंद जिसके, दशानन, दस है आनंद जिसके, 10 मुख वाला। अब ये तीसरी शब्द की ओर, यानी रावण। आगे देखते हैं, जैसे वीणा पाणी, वीणा पाणी, वीणा है पानी में जिसके, पानी मतलब होता है दोस्तों हाथ, हाथ। वीणा है पानी में जिसकी, यानी सरस्वती जी, माँ सरस्वती। वीणा पाणी, वीणा है पानी में जिसके, वीणा पाणी। तो ये किसी तीसरे शब्द की ओर, किसी तीसरे शब्द की प्रधानता बता रहा है। वीणा है पानी में जिसके, वीणा है हाथ में जिसके, वीणा पाणी, अर्थात माँ सरस्वती, मतलब किसी तीसरे शब्द का निर्माण यहाँ पे हो रहा है। जैसे निशाचर, निशा में विचरण करने वाला, निशा का मतलब होता है रात दोस्तों, निशा का मतलब होता है रात। निशा में विचरण करने वाला मतलब रात को घूमने वाला, अर्थात निशाचर। तो यहाँ पे निशाचर क्या है? राक्षस। ये किसी नए शब्द, किसी तीसरे शब्द की प्रधानता के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास। तो ये थे बहुव्रीहि समास और उसके उदाहरण। दोस्तों ये थे समास और उसके 6 भेद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।